हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर। आपका पेपर चल रहा है एमपीसी 002 जिसकी फोर्थ यूनिट पर है ब्लॉक 2 की। मैं आपको क्विकली बता दूं कि आपका सेकंड पेपर चल रहा है एमपीसी 002 और उसका फोर्थ ब्लॉक सेकंड ब्लॉक हम कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर लास्ट यूनिट यानी यूनिट 4 का ये सेकंड पार्ट है। हमने जो फोर्थ यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, आपने बहुत ही एनर्जी के साथ उसको पूरा कवर भी किया था। उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया क्योंकि काफी ज्यादा इसमें चीजें हैं समझने के लिए, इंपॉर्टेंट भी सब कुछ है। तो आज एडीएचडी से शुरुआत करेंगे और सेकंड पार्ट के साथ ही हम आज ब्लॉक 2 को भी कंप्लीट कर लेंगे। मतलब एमपीसी 002 आज आपका 50% कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम थर्ड यूनिट से थर्ड ब्लॉक से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के साथ में। जो सबसे पहले नजर आ रहा है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर को हमें क्यों समझना है? वैसे तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजी काउंसलिंग साइकोलॉजी का टॉपिक है, सेकंड ईयर में आप इसे पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो जुड़ा रहता है साइकोलॉजी में बेसिक से ही, क्योंकि हमारा जो मेजर टॉपिक है वो चल रहा है 6 से 11 ईयर्स के डेवलपमेंटल फेज में आने वाली डिफिकल्टीज, डिसेबिलिटीज, जिसमें एक ऐसा डिसऑर्डर है जो इस टाइम पर बच्चों के अंदर डेवलप हो सकता है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं जो ऐसे कैच होते हैं जब हमें पता चलता है कि बच्चा बहुत सारी स्टडीज के लेवल पर, कॉग्निटिव लेवल पर, इमोशनल लेवल पर बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स शो करता है जो उसकी डेवलपमेंट को किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। इसीलिए हमें इसको सिलेबस में भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि उसी फेज की हम बात कर रहे हैं। तो एडीएचडी जो नाम है इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, सबको वैसे पता रहती है क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जनरली भी हम बहुत सुनते हैं, पर बाय एनी चांस आपने कभी नहीं सुनी है तो इसको याद कर लीजिए। ध्यान रखिए, अटेंशन डेफिसिट यानी अटेंशन में कमी होना और हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाना बच्चे की, वो मिलकर जो प्रॉब्लम बनाते हैं वो कहलाता है एडीएचडी। एडीएचडी के अंदर दो तरीके की प्रॉब्लम होती है, एक तो अटेंशन में कमी हो जाना, ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, और बच्चे का हाइपर एक्टिव हो जाना दूसरी प्रॉब्लम है। ये दोनों प्रॉब्लम्स जब मिक्स होकर आती हैं तब हम उसको एडीएचडी कहते हैं। ADHD is the term used to describe children whose ability to learn and profit from new experiences is impaired by their distractibility. Distract हो जाता है बच्चा, टेंशन में कमी रहती है। Impulsiveness, बच्चा बहुत ज्यादा impulsive हो जाता है, concentration पे लैग करता है, restless फील करता है, बहुत एनर्जी पे हाई हो जाता है, inappropriate टॉकिंग करता है और lack of regard for inappropriate situation। ये चीजें उसके अंदर कॉमनली देखने को मिलती हैं। जब भी हम इस तरीके से किसी चीज के बारे में डिफाइन करें तो उसके सिम्टम्स का यूज करते हुए एक पैराग्राफ बिगिनिंग में बना लेते हैं। ओके, बुक में भी इसी तरीके से दिया जाता है। ADHD children can be inattentive or hyperactive impulsive. Following symptoms characterize a inattentive child. यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब इनअटेंशन होता है तो ये कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं। ज्यादातर चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि बच्चा जो है वो क्लोज अटेंशन पे नहीं कर पाता, जो भी चीजें उसके आसपास चल रही होती है बहुत केयरलेसली मिस्टेक्स करता है, किसी भी अटेंशन को सस्टेन करने में उसे प्रॉब्लम आती है। जैसे कोई भी चीज वो देख रहा है तो उसको माइंड पे होल्ड नहीं कर पाता, माइंड फ्लक्चुएट होता रहता है और वो एक्टिविटीज में भी अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो पाता। वो ये चीज पर भी फोकस नहीं कर पाता कि उससे कहा क्या जा रहा है, उस चीज पर भी उसका ध्यान नहीं फोकस हो पाता। किसी भी थॉट को फॉलो करने में, हैविंग थ्रू दैट कंप्लीटिंग होमवर्क असाइनमेंट, किसी भी एक्टिविटी को फॉलो करने को कहा जाए, कोई भी काम दिया जाए, उसमें भी उसका डिस्टर्बेंस नजर आता है। किसी भी टास्क को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, कभी भी टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता और ऐसे टास्क को इग्नोर करता है, अवॉइड करता है जिसमें बहुत ज्यादा फोकस चाहिए। लूजिंग मटेरियल दैट आर नेसेसरी फॉर द टास्क, चीजों को खो देना, अपनी चीजों के टुवर्ड्स केयरलेस हो जाना। कोई भी एक्सट्रेनियस एक्टिविटी से इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाना, मतलब जहां तक दिल चाह रहा है वहां तक किया, पर जहां पे चीजें डिफिकल्ट लगने लगी तो स्टेप बैक कर लेता है। ये सब चीजें बहुत होती हैं। डेली एक्टिविटी के शेड्यूल्स को भूल जाना भी उसमें एक प्रॉब्लम होती है। Hyperactive impulsive children display excessive energy and are restless and agitated. They may show the following behavior. अब हम जो बात कर रहे हैं वो hyperactive की बात कर रहे हैं। एक जगह पर ना बैठ पाना, भाग दौड़ करने लगना, leaves desk और सीट इन द क्लासरूम, अपनी सीट से उठ के भागना, स्टे ना कर पाना। ऐसी सिचुएशन में रनिंग या क्लाइंबिंग करना जो इनअप्रोप्रिएट है, जैसे बच्चे स्कूल के स्टेयर केस के पास जो होता है साइड से उसमें मूव करने लगते हैं, इस तरह की चीजें करना, ये सब सिम्टम्स की तरह से दिखते हैं। और क्वाइट एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा एंगेज ना हो पाना, जैसे कि अगर बच्चे से कहा जाए कि आपको 15 मिनट के लिए शांत बैठना है तो वो नहीं बैठ पाएगा, 5 मिनट के लिए भी नहीं बैठ पाएगा। ऐसी चीजें दिखती हैं। बहुत ज्यादा अननेसेसरी बातें करना, एक्सेसिव टॉक करना, शांत ना हो पाना और आंसर्स को इम्पल्सिवली देना। ओके, क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, पूरा नहीं हुआ है, बिना सुने रिएक्शन दे देना,
लाइन में वेट करने में प्रॉब्लम आना, टर्न्स का वेट करने में प्रॉब्लम आना, कॉन्वर्सेशन में जंप करना जहाँ पे और लोगों के गेम्स में और बहुत सारी चीजों में डिस्टरबेंस करना। आपने देखा यहाँ जो सिम्टम्स थे वो दो कैटेगरी में डिवाइड थे। पहली कैटेगरी वो थी जहां पर अटेंशन में हम डेफिशिएंसी देख रहे थे डिफरेंट एक्टिविटीज में, और दूसरी कैटेगरी वो थी जहां पर हम इम्पल्सिविटी देख रहे थे, बहुत ज्यादा बच्चा हाइपर एक्टिव हो रहा था। ठीक है ना, इस तरीके से आपको सिम्टम्स लिखने हैं। जब आप सिम्टम्स लिख देते हैं ना इसके थोड़े, तो अच्छा खासा कंटेंट की लेंथ हो जाती है। अब क्या जरूरी है कि these symptoms must be persistent and extreme to the extent that the students cannot function adequately। बच्चा जो है वो जब इन सिम्टम्स को परफॉर्म कर रहा है, जो भी दिख रहे हैं उसके अंदर सिम्टम्स, तो वो एक रेगुलेशन में नजर आते हैं, रुक रुक कर नहीं होते हैं। There is no agreement between professionals regarding the etiology of ADHD. It is viewed as a result of medical disorder rather than a pure behavioral problem। Issues तो हमें behavior की ही फॉर्म में नजर आ रहे होते हैं, लेकिन इसको behavioral issue नहीं कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, कोई एक medical disorder का result है। The neurological causes may be related to the structure of the brain, chemical imbalances, some functions of the brain, और combination of these and other factors। इसका रीजन है, ये जो लाइन लिखी है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो बात कह रहे हैं कि हमें क्यों नजर आते हैं यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल कॉजेज, क्योंकि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जब हम बात कर रहे थे तब भी मैंने आपसे कहा था, जगह नहीं बची लिखने की और मैंने बहुत बड़ा लिख दिया। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसको हम ADHD कहते हैं। ये डेवलपमेंटल एज में होता है। ADHD, ऑटिज्म लिख देती हूँ, थोड़ा सा पता चलेगा आपको, है ना। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये सब जो है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर आते हैं ये सारे। और ADHD की भी हम बात कर रहे हैं तो इसी वजह से न्यूरोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। जब न्यूरॉन्स रिलेटेड यानी ब्रेन में किसी भी तरीके की इश्यू होते हैं, इंजरी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तब ये डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं। पर दिस इज नॉट द ओनली कॉज और भी बहुत सारे हैं। पुअर डाइट, पुअर पेरेंटिंग भी इस डिसऑर्डर के कॉज में से हो सकता है। अच्छा, कैसे असेसमेंट और आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ये बहुत जरूरी है हमें जानना, क्योंकि आप ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि टीचर का भी रोल को बहुत एम्फेसिस किया गया है। टीचर को भी अंडरस्टैंड करना है कि कैसे वो करना है। तो हम एडमिनिस्टर करेंगे या फिर रेटिंग स्केल्स की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे कि बच्चे के बिहेवियर में क्या हमें फर्क दिख रहा है, क्या वो डिफरेंस सिर्फ हम ही देख रहे हैं और लोग भी देख पा रहे हैं। ओरिएंटिंग द फैमिली एंड द स्टूडेंट टू द एवेल्युएशन, फैमिली को भी इन्वॉल्व करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बिहेवियर सिर्फ यहीं पर हो रहा है, स्कूल में ही हो रहा है, या फिर आउटसाइड द स्कूल भी ऐसी चीजें होती हैं। स्टूडेंट का इंटरव्यू तो ऑफ कोर्स करेंगे ही, उससे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं, IQ टेस्ट हैं, अभी हमने शुरू में भी पढ़े थे बहुत सारे ऐसे टेस्ट, उनको हम अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी करेंगे बच्चे का, देखेंगे वो कि कैसे कैसे कर रहा है। जहां तक हम बच्चे को ट्रैक कर सकते हैं, हमारे लिए पॉसिबल है, वहां तक हम करेंगे। पीछे तो नहीं लग जाएंगे बच्चे के ऑफ कोर्स, लेकिन जहां तक वो हमारे लिए अवेलेबल है, क्लासेस में अवेलेबल है, स्पोर्ट्स ग्राउंड में अवेलेबल है, जहां जहां अवेलेबल है वहां वहां हम देखेंगे। पेरेंट्स का इंटरव्यू करेंगे, मेडिकल इवेल्युएशन करने की कोशिश करेंगे, और सारे डेटा को इंटीग्रेट करने के बाद फीडबैक और रिकमेंडेशन देंगे टीम को। टीम मतलब जो सभी लोग इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उसके बाद उनके लिए क्या क्या प्रोग्राम्स और ट्रीटमेंट प्लान हो सकते हैं वो ADHD के बच्चों के साथ यूज किए जाएंगे। मेडिकल मैनेजमेंट, एक फिजिशियन को इन्वॉल्व करेंगे जो बताएगा कि कोई और ऐसी रीजन तो नहीं है जिसकी हाइपर एक्टिविटी जिसकी वजह हो, क्योंकि हाइपर एक्टिव होना एकमात्र ADHD का सिम्टम नहीं है। यहाँ तो ये मेजर सिम्टम दिखते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई वजह हो। तो वो वजह कैसे पता चलेगी हमें, जब हम फिजिशियन से कांटेक्ट करेंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट भी ले सकते हैं। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करके बच्चे की फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या इशू है जिसकी वजह से बच्चा ऐसे कर रहा है, मतलब साइकोलॉजिकल कॉजेज पे वर्क करेंगे बेसिकली। अरेंजमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे जो उस बच्चे के साथ, मतलब बच्चा उस एनवायरनमेंट के साथ अच्छे से चल पाए। अगर वो चल पाएगा तो बहुत फर्क दिखने को मिल सकता है। उसके बाद एजुकेशनल प्लानिंग तो ऑफ कोर्स करी ही जाएगी, है ना। एनवायरनमेंट को अरेंज करने के बाद हम ये सब पॉइंटर्स, हेडिंग्स बन रही हैं आपके पास में पढ़ने के लिए। एजुकेशनल प्लानिंग भी हम यूज करेंगे, और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बना के, मतलब जो भी इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम है उस बच्चे की नीड के हिसाब से, ये तो बात कर चुके हैं ना प्रीवियस वीडियो में, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। उसके बाद बिहेवियरल मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन भी देंगे कि बच्चा अपने बिहेवियर को कंट्रोल करे, उसको समझाया जाए कि ये गलत है ये सही है। तो बच्चे सीखते हैं इस उम्र में, सही गलत मॉरल वैल्यूज सीखते हैं, तो उन्हें समझाया जाए, सिखाया जाए, तो भी वो चीजों को बेहतर कर पाएंगे। ओके, यहाँ तक हमने इतना पढ़ लिया। अब आ जाते हैं ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड क्या होते हैं। मेनी मसल एंड बोन डिसेबिलिटीज इन चाइल्डहुड क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट इन स्कूल एंड में ऑल्सो अफेक्ट देयर एजुकेशन एनवायरनमेंट।
बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये क्या होता है कि उनके संग सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम होती है। ये एक डिसऑर्डर होता है जो कि जनरली जिसका मेन रीजन यही होता है कि जब बच्चा अपनी मदर के वॉर्म में होता है तब उसके साथ किसी भी तरीके का इश्यू होता है ब्रेन रिलेटेड, तब वो बच्चे दुनिया में आने के बाद बच्चा इस डिसऑर्डर से सफर कर सकता है। ये कोई डिसीज नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है जो हमें मेजरली 3 टाइप की कैटेगरीज में नजर आता है। क्या है आइए पढ़ लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे मसल का जो कंट्रोल है वो लैक करता है बच्चा, जिसकी वजह से उसके बॉडी मूवमेंट्स में, पोस्चर में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। Cerebral palsy is a disorder that affects movement and posture as a result of damage to those areas of brain that control movement. मैंने पिछले वीडियो में भी बात बताई थी, हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स, सब पार्ट्स डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर उस पर्टिकुलर रीजन में कोई भी इशू होगा तो उससे एसोसिएटेड एक्टिविटी जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है वहां पे हमें फर्क दिखेगा, वहां पे हमें इशू दिखेगा। तो उसी तरीके से जब ब्रेन की कुछ एरिया में, मूवमेंट रिलेटेड एरियाज में प्रॉब्लम आती है तो वहां पर हमें सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम बच्चे में फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। ब्रेन इंजरी यूजुअली कॉज्ड बाय, यहाँ पे हाईलाइट करेंगे थोड़ा सा, यूजुअली कॉज्ड बाय ऑक्सीजन डेप्रिवेशन कैन अकर प्रायर टू बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ और सून आफ्टर बर्थ। सेरेब्रल पाल्सी डिसीज नहीं है, ये प्रोग्रेसिवली वर्स नहीं होता, लेकिन ये एक ऐसी इन्फेक्शियस फॉर्म में रहता है बच्चे के अंदर और ये हेरिडिटरी भी नहीं है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी डिपेंडिंग ऑन विच एरियाज आर अफेक्टेड। ब्रेन का कौन सा एरिया अफेक्टेड है उसके हिसाब से 3 टाइप के होते हैं। एक मिक्स टाइप भी हम कहते हैं, लेकिन अभी इसको फिलहाल 1, 2 और 3 को समझेंगे। ओके, सबसे पहले आता है स्पैस्टिक हाइपरटोनिक फॉर्म कैरेक्टराइज्ड बाय स्टिफ, टेंस एंड पुअरली कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर होती है फॉर्म। जो बच्चा होता है उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ रहती है, वो बहुत ही पुअरली कोऑर्डिनेट कर पाता है, मतलब बच्चे की मूवमेंट में हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर आता है एथेटॉइड लो टोन फॉर्म कैरेक्टराइज्ड बाय पर्पसलेस अनकंट्रोल्ड इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स। बच्चे के संग बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स हो जाते हैं और काफी ज्यादा उसको मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। फिर आता है एटेजिक कैरेक्टराइज्ड बाय बैलेंस प्रॉब्लम। यहाँ पे डेप्थ परसेप्शन में प्रॉब्लम ज्यादा होती है, फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स में इश्यू आते हैं। तो ये 3 टाइप है, आपको याद रखने पड़ेंगे। और इन्हीं तीनों के जब सिम्टम्स मिक्स हो जाते हैं दूसरे के साथ में तो मिक्स टाइप भी बन सकते हैं। The problem associated with poor movement and balance skill में complicate educational activities। जब बच्चे के साथ में इस तरीके की कुछ भी फिजिकल लेवल पर हमें इशू देखने को मिलेगा तो जाहिर सी बात है बच्चा जो है वो एकेडमिक लेवल पर भी कुछ ना कुछ पुअर होता चला जाएगा, धीरे धीरे एजुकेशनल एक्टिविटीज में भी उसको फर्क आएगा। तो ये सारी चीजें दिख सकती हैं। सेंसिटिव कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ फिजिकल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जैसे ब्रेन इंजरी, पोलियो एटसेट्रा, ये सब भी रीजन हो सकते हैं। ओके, Together with regular medication and health checkups, these children may also need specialized instructional help और कुछ टेक्निकल इक्विपमेंट भी मिल सकते हैं उनको, जिसकी हेल्प से जो बच्चे हैं वो जो लॉस है उनका उसे कवर कर सकता है। टीचर भी बहुत हद तक इस चीज का ध्यान रखते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या क्या चीजों पे टीचर को ध्यान देना चाहिए? शुड बी फेमिलियर टू द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट। बच्चे की प्रॉब्लम से टीचर को अवेयर होना बहुत जरूरी है। इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। बिना नॉलेज के स्टूडेंट की कंडीशन के स्ट्रेटेजीज या प्रोग्राम बनाना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। उनको कंप्यूटर का यूज करने की परमिशन देनी जानी चाहिए। कैलकुलेटर, वॉचेस दैट हैव डेटाबेस रिकॉर्ड्स एंड अदर इक्विपमेंट्स दैट विल फैसिलिटेट लर्निंग। उनकी लर्निंग को इजी बनाने के लिए इंडिविजुअलाइज्ड प्लान यूज करेंगे। Organize the furniture and other objects in the room so that the student with extra equipments, wheelchair, standing board, computers can move with ease। ऐसी चीजें बच्चों को प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। नॉर्मली बच्चे व्हीलचेयर वगैरह का यूज करते ही हैं। Pace the lesson so that the student with a physical disability can have a rest time between lessons। उसको गैप मिले, टाइम मिले, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ओके, Ensure that the student understand the direction well। बच्चे को डायरेक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। किसी भी तरीके की जो फिजिकल डिसेबिलिटी बच्चे में अगर है तो उसका वैसे भी उसके टुवर्ड्स एक सिंपैथेटिक अप्रोच सभी रखते हैं। और ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाने चाहिए कि अगर वो बच्चा स्कूल मिस करेगा तो उसको एक्स्ट्रा रेगुलर प्रैक्टिस नहीं दी जाएगी। इससे बच्चे के अंदर ये भी फियर आएगा कि मुझे रेगुलर स्कूल आना है। इसके अलावा काउंसलर, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प से भी उसको रिकवर किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं विच इज हियरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट्स। अभी हमारा काफी सारा कंटेंट है इसमें पढ़ने के लिए और देखते हैं किस स्पीड से हम चल पाते हैं। हमने बात करी, जो अभी हमने बात करी उसमें मेजर तो हमारा सेरेब्रल पाल्सी था कि कैसे बच्चे जो फिजिकली जिनके अंदर किसी भी तरीके का इश्यू होता है वो कैसे क्लास में डील करते हैं। अब हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो हियरिंग और विजुअल इम्पेयरमेंट से सफर कर रहे होंगे। ऐसे बच्चे जो सुन नहीं पाएंगे, उनको देखने का इश्यू होगा। आप खुद सोचिए ऐसे बच्चों के साथ में आप कैसे चीजों को डील करेंगे। अब स्कूल में बच्चा है तो सारी जिम्मेदारी टीचर की हो जाती है कि टीचर कैसे हैंडल करेंगे। फिलहाल कई बार बच्चे क्लास में ऐसे हो सकते हैं, ज्यादातर कम होते हैं ऐसे बच्चे, उनको शुरुआत से स्पेशल स्कूल्स में डाला जाता है
लेकिन अगर स्पेशल स्कूल में आप टीचर हैं तो आप कैसे करेंगे? तब तो आप स्कूल से नहीं चले जाएंगे ना, तब आपको बच्चे को देखना पड़ेगा। तो कभी कभी स्मॉल परसेंटेज होती है ऐसे बच्चों की जो अच्छे से नहीं सुन पाते हैं, और नॉर्मल बच्चों के साथ ही वो पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत आई विजन का इशू होता है तो उसको क्लास के अंदर मैनेज कर लिया जाता है। ज्यादा प्रॉब्लम होने पर बच्चे स्पेशल एजुकेशन के लिए भेजे जाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बॉर्न ब्लाइंड होते हैं, डेफ होते हैं, या फिर उनके संग कोई इलनेस, कोई इंजरी, कोई एक्सीडेंट हुआ हो जिसकी वजह से वो इन चीजों को सफर कर रहे हो। तो ऐसे बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं रह सकते, उनके लिए बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं। कुछ 5 बेसिक एजुकेशनल ऑप्शन हैं जो लर्निंग इम्पेयरमेंट में दिए जाते हैं। तो ये क्विकली आप देख सकते हैं, वैसे मैंने समझा दिया है कि क्या क्या चीजें होती हैं। इन 5 पॉइंट्स पे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है फुल टाइम प्लेसमेंट इन अ रेगुलर क्लासरूम। ये उन बच्चों के लिए होगा जो फुल टाइम, मतलब जो रेगुलर क्लासरूम होता है उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे विजन में इशू तो है, लेकिन स्पेक्स हैं या लेंसेज का यूज कर रहे हैं तो क्लास में एडजस्ट कर पा रहे हैं। सुनने में थोड़ा इशू होता है पर बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में जो बच्चे होंगे वो फुल टाइम प्लेसमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे इजीली। फिर पार्ट टाइम प्लेसमेंट इन अ रेगुलर क्लासरूम एंड पार्ट टाइम प्लेसमेंट इन अ स्पेशल क्लासरूम। ये वो बच्चे होंगे जिनकी प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी, तो ऐसे बच्चे जो होंगे वो पार्ट्स में दोनों तरीके की क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं कर सकते, तो उनके लिए स्पेशल क्लास प्लेसमेंट होगा रेगुलर स्कूल में। मतलब स्कूल तो वही रहेगा लेकिन उनके लिए सेक्शन या अलग तरीके से बनाया जाएगा। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए स्कूल ही सेपरेट कर दिया जाए, और कुछ ऐसे होंगे जिनका रेजिडेंशियल भी वहां पे हो, तो सेपरेट रेजिडेंशियल स्कूल प्लेसमेंट। तो इन पांचों के बेसिस पर आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि किस किस तरह से कैटेगरी हो सकती है। ये सारे अवेलेबिलिटी होती है बच्चों के लिए। अब जो हमने बात करी फुल टाइम प्लेसमेंट इन अ रेगुलर क्लासरूम, इसमें बहुत ही ऐसे बच्चे होंगे जिनके संग बहुत ही कम प्रॉब्लम होगी, मतलब वो इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, और बाकी सभी में बच्चों के संग प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा होगी। अब हियरिंग इम्पेयरमेंट वालों के लिए जो एकेडमिक करिकुलम है वो सेम हो सकता है जैसे और बच्चों के लिए होता है। टीचर्स कैन यूज स्पेसिफिक मेथड्स टू टीच देम। अपने टीचिंग मेथड्स में कुछ ऐसी चीजों को इन्वॉल्व करना जो उन बच्चों के लिए इजी हो जाए, इस तरीके से कर सकते हैं। और उनको शुरुआत में नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ ही चीजों को एंगेज कराया जाए, और धीरे धीरे उनके लिए जहां पर उन लगे कि यहाँ पे उनके लिए चीजें बदली जानी चाहिए, वहां जाके हम चीजों को थोड़ा सा बदल सकते हैं, राइट। और कुछ ऐसे हियरिंग एड्स का भी यूज किया जाए जिनकी हेल्प से बच्चे को समझने में चीजों को आसानी हो, सुनने में आसानी हो। सुनेगा तो समझेगा, तो सुनने में आसानी करनी है हमें ऐसे बच्चों के लिए, तो साइन लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए। ऑडियो वर्बल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा सकती है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, साइन लैंग्वेज का यूज करके, ऑडियो वर्बल ट्रेनिंग देके, हियरिंग एड्स का यूज करके। many students with hearing impairments have more auditory potential than they actually use। स्पीच रीडिंग, क्यूड स्पीच, ये सब जो है साइन लैंग्वेज, फिंगर स्पेलिंग और कम्युनिकेशन के डिफरेंट मेथड्स को यूज करके चीजों को इजी किया जा सकता है। ठीक है, आगे ये बात करते हैं कि कौन कौन से अप्रोचेस और टेक्निकल असिस्टिव डिवाइसेस हैं जो हमें माइंड में रखनी चाहिए। इफ इंटरप्रेटर इज यूज, अ जनरल लेसन विल बी डिस्कस्ड विद द इंटरप्रेटर बिफोर डिलीवरी इन द क्लास। कुछ अगर हम इंटरप्रेटर का यूज कर रहे हैं तो पहले जनरल लेसन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसको बाद में यूज करेंगे। ऐसे बच्चों के सामने हमें ब्लैक बोर्ड की तरफ बात नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं कई बार आपको कुछ भी बोल के समझा रही हूँ और मैं इधर ऐसे इस तरह से मेरा मूवमेंट है, मैं आपको बॉडी एक्शन करके दिखा रही हूँ, तो भी आपको मेरी बात समझ में आएगी क्योंकि हियरिंग में कोई इशू नहीं है। तो अब मैं आपके सामने हूँ या फिर मैंने ऐसे टर्न करके कुछ करा, मैं बोल भी रही हूँ और मैं इधर लिख भी रही हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ऐसे बच्चे जिनके संग हियरिंग का इशू होता है उन्हें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो बहुत हद तक आपके लिप्स के सिंक्रोनाइजेशन को देख रहे होते हैं कि आप जो बोल रहे हैं और जो चीजें चल रही हैं वो कैसे हैं, अंदाजा भी लगाते हैं ना थोड़ा बहुत। तो इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स के हमें फेस की तरफ को बात करनी है, बोर्ड की तरफ को बात करके बात नहीं करनी है। वीडियो टेप्स और फिल्म्स जो होंगी जिसमें कैप्शंस हो वो यूज होने चाहिए। कैप्शनिंग के केस में वो चीजों को देख लेते हैं। साइन लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, वियर क्लॉथिंग दैट कॉन्ट्रास्ट विद योर स्किन कलर। ऐसी चीजों को यूज करना है, मतलब अगर हमने स्किन कलर के ही लगभग कपड़े पहने हुए हैं और हम उसके सामने फिंगर का मूवमेंट कर रहे हैं तो उसको दिखेगा नहीं, तो ये बड़ी छोटी बात है अगर ध्यान रखने वाली बात है। Have a system in place with identifying cues in school that are only conveyed by sounds। बेल, फायर अलार्म, ये सब का जो जो चीजें हैं उनको आइडेंटिफिकेशन भी बच्चों को बताना है, जिससे कि कभी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आए तो बच्चे को पता हो कि फायर अलार्म बजाए। ओके, बी अवेयर ऑफ द एक्सट्रेनियस नॉइसेस इन द क्लासरूम दैट कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग। ऐसे बच्चों के लिए हमें ध्यान देना है जिनके संग हियरिंग इशू है कि उनके लिए एक्स्ट्रा नॉइस और क्रिएट ना हो, और उनको क्लासरूम में फ्रीली मूव करने दिया जाए, और मेक श्योर द क्लासरूम इज फिट वेल लिट विद द लाइट ऑन योर फेस नॉट बिहाइंड यू। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान देना है। विजुअल इंपेयरमेंट क्या है, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये सभी टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में तो बहुत ज्यादा इस बात पे फोकस किया था
कि ये यूनिट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। ऑफ कोर्स है, आप देख ही रहे हैं, प्रीवियस वीडियो भी देख रहे थे, ये भी देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीजें जनरली जो नहीं जानता ना कुछ भी, जिसने कभी साइकोलॉजी या किसी सब्जेक्ट में पहले नहीं पढ़ा है, वो भी उसको भी इंटरेस्टिंग लगेंगी है। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि एट द सेम टाइम एग्जाम में भी बहुत पूछी जाती है, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। अब अभी हम बात कर रहे थे जिनका हियरिंग लॉस होता है, अब हम बात करेंगे जिनके संग कुछ विजुअल इंपेयरमेंट होता है। ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं? तो विजुअल इंपेयरमेंट वाले स्टूडेंट्स के साथ में ज्यादातर तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन वाले क्लासेस ही जरूरी होते हैं, बच्चों को उन्हीं में भेजा जाता है, क्योंकि वहां जो टीचर होते हैं वो हियरिंग वाले पार्ट से, जो बच्चे सुन सकते हैं लेकिन ब्लाइंड है, मतलब दो कैटेगरी होती है, ब्लाइंड भी है और डेफ भी है, और जो बच्चे देख नहीं सकते पर सुन तो सकते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए अलग तरीके से प्लान बनाए जाते हैं। फिलहाल विजुअल इंपेयरमेंट पे फोकस करते हैं कि क्या क्या चीजें उनके लिए जरूरी होती हैं। फॉलोइंग नीड्स इन वेरियस एरियाज फॉर विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन हैव बीन आइडेंटिफाइड। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड एकेडमिक स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स, सेंसरी मोटर स्किल्स, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्किल्स, डेली लिविंग स्किल्स, करियर एंड वोकेशनल स्किल्स। आई एम नॉट श्योर आपको नीचे तक यहाँ दिख रहा होगा कि नहीं, चलिए, है ना। तो मैक्सिमम यूज ऑफ विजन, डिटर्मिनेशन ऑफ लर्निंग मोड, एकेडमिक सपोर्ट, ये सब कुछ इनके इस वाले स्किल को एनहांस करने के लिए जरूरी होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करने के लिए ब्रेल राइटर की जरूरत पड़ती है, हैंड राइटिंग की जरूरत पड़ती है, कैसे स्टाइलिस का यूज करेंगे, स्लेट का यूज करेंगे, ये जरूरत पड़ती है। सेंसरी मोटर में हम उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स पे वर्क करते हैं, फाइन पे नहीं करते, ग्रॉस पे करते हैं। ग्रॉस मतलब वो सभी बेसिक स्किल्स जो हर बच्चा कर सकता है वो पहले उस पर डेवलप करते हैं, उसके बाद जब वो हो जाते हैं तब फाइन पे आते हैं, धीरे धीरे आते हैं फाइन पे। जो विजुअली इंपेयर्ड बच्चे होते हैं वो फाइन पे बहुत ज्यादा आ नहीं पाते हैं, हम कोशिश तो करते हैं मगर, है ना। उसके बाद सोशल इमोशनल स्किल में उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो लो ना होने पाए, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट पे भी हाई रहे, इस बात का ध्यान रखा जाता है। फिर ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्किल्स, करियर वोकेशनल स्किल्स, ये सब चीजें होती हैं। आप जरा इसको क्विकली पढ़िए, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। खैर, आइए रोल ऑफ द टीचर्स पे बात करते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट्स के साथ में टीचर्स किस चीज का ध्यान रखेंगे, राइट। टीचर शुड एलिमिनेट द क्लटर इन द क्लासरूम सो दैट द स्टूडेंट्स कैन मूव विदाउट हर्डल्स। ऐसे जो ब्लाइंड बच्चे हैं जिनके संग विजन का कुछ भी इशू है, ऐसे बच्चों पे हम क्या ध्यान देंगे कि बच्चे जो हैं उनके लिए कोई ऐसी चीज ना आए, ऑब्स्टिकल ना आए जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो। उन्हें कंप्यूटर विद स्पीच सिंथेसाइजर के साथ यूज करने दिया जाए। ब्रेल प्रिंटर जो होते हैं, प्रिंटर, उनकी हेल्प से भी प्रूफ रीडिंग हो जाती है। और टीचर्स को भी खुद कुछ ना कुछ हद तक ब्रेल आनी चाहिए, वैसे जिन्हें आती है वही पढ़ा पाते हैं, ये भी बात है। स्टूडेंट्स जो है वो असाइनमेंट्स को रीड कर सकें, उनके लिए विजुअल इंपेयरमेंट स्टूडेंट के लिए को कोई ना कोई एक्सटर्नल सपोर्ट दी जाए, और कुछ ऐसे वोकैब वर्ड्स का यूज किया जाए जो पर्सन ने कभी सीन ना किया हो, पर्सन हु हैज नेवर सीन देम। इफ द स्टूडेंट हैज सम विजन, यूज लार्ज प्रिंट्स, बड़े बड़े प्रिंट आउट्स की फॉर्म में पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर हम ये टॉपिक खत्म करते हैं, आ जाते हैं अपने गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन पर। अब बात होगी क्लास के उन टॉपर्स की, जो जो क्लास में हमेशा धूम मचाए रहते हैं, धमाल किए रहते हैं, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है। और इनके अंदर जितनी भी चीजें हम देखेंगे बहुत पॉजिटिव देखेंगे। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो हमारा जो ग्राफ था ना, जिनका लो ग्राफ रहता है उनकी बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे हमारे गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन की, जो जिनके अंदर हर चीज बहुत अच्छे से नजर आती है, हाँ, लेकिन ये नॉर्मल से काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। इन्हें गिफ्टेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर चीजें इनबॉर्न होती हैं। गिफ्टेड का मतलब जो पहले से इनके अंदर होता है, इन्हें एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, ये इतना ज्यादा इनके अंदर चीजें डेवलप होती हैं। और टैलेंटेड का मतलब होता है कि किसी भी ऐसे स्किल में बहुत ज्यादा हाई होते हैं जो इनके अंदर टैलेंट की फॉर्म में नजर आता है। तो टर्मन का नाम आता है, हमेशा ध्यान रखिए, लुइस टर्मन जो थे उन्होंने बहुत अच्छी स्टडी की थी गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन पर। स्पेसिफिकली यही नाम जो है वो गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने रिसर्च करी थी और उन्होंने लगभग 1500 चिल्ड्रन पर ये रिसर्च करी थी, जिसकी हेल्प से वो ये पता कर पाए कि बच्चे इतने जीनियस क्यों होते हैं, क्या उनमें ऐसा अलग होता है जिसकी वजह से वो एक्सेप्शनल की कैटेगरी में आ जाते हैं। वो उन्होंने गिफ्टेडनेस की डेफिनेशन को भी डिफाइन किया है, और वो कुछ चीजें बताते हैं कि क्या क्या चीजें बच्चे के अंदर होती हैं जब वो गिफ्टेड या टैलेंटेड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक की तरह भी समझेंगे हम इनको। वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से भी होनी चाहिए क्योंकि होती हैं। इनके अंदर जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हाई होती है, मतलब आईक्यू हाई होता है। इनका एकेडमिक एप्टीट्यूड स्पेसिफिक होता है, मतलब किसी ना किसी सब्जेक्ट में ये बहुत एक्सेलेंस दिखाते हैं, ये इनके अंदर चीज होती है। इनकी जो थिंकिंग का पैटर्न होता है काफी ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होता है, अलग सोचेंगे, यूनिकनेस आपको देखने को मिलेगी। ऐसे बच्चे कॉन्फिडेंस में बहुत हाई होते हैं, इसलिए लीडरशिप की एबिलिटी भी आपको नजर आएगी, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। इनके अंदर कुछ ना कुछ विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी आर्ट रिलेटेड हो, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, कुछ भी चीज होगी वो नजर आएगी। और इनकी साइकोमोटर एबिलिटीज भी बहुत हाई होती है, मतलब फिजिकली ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं।
बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन कम फ्रॉम ऑल लेवल ऑफ सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि ये इनका कुछ सोशियो इकोनॉमिक से लेना देना है, ये आपको हर कैटेगरी में मिल जाएंगे। और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो इस चीज पर लिमिट नहीं करते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन पजेस इंफॉर्मेशन डिफरेंटली देन नॉन गिफ्टेड चिल्ड्रन। और नॉन गिफ्टेड मतलब नॉर्मल बच्चों की बात हो रही है। ऑप्शंस फॉर एजुकेटिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन इंक्लूड अर्ली एडमिशन टू स्कूल, एक्सेलरेशन एंड एनरिचमेंट। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो जल्दी स्कूल में जब पहुंच जाते हैं तो शुरुआत से ही उनके नजर आने लगते हैं जो भी एक्सीलेंस उनका होता है। कुछ गिफ्टेड चिल्ड्रन ऐसे भी होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के चलते सोशल एडजस्टमेंट में उनको प्रॉब्लम आने लगती है। उन्हें लगता है कि मैं बहुत ही, क्योंकि उनकी चीजें बहुत यूनिक तो होती हैं, अलग तो होती हैं, तो वो जल्दी बोर हो जाते हैं चीजों में। उन्हें लगता है कि अब कर तो लिया, अब क्या करें। उनको बहुत एक्टिव, हाइपर एक्टिव भी रहते हैं वो चीजों में, तो उनको रेगुलर करिकुलम में बोरिंग फील होने लगता है और इसकी वजह से वो ज्यादा करने लगते हैं और कई बार वो शो ऑफ भी करने लगते हैं। ठीक है। Talent of some gifted children is not nurtured and developed through guidance and enrichment. It will be a great loss to society as well as to the individual who might have a successful and happy life otherwise. है ना, ये इंटरेस्टिंग बात लिखी है। Enrichment is an attempt to broaden a child's knowledge by a variety of method. Enrichment की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? जो बच्चा ऑलरेडी बहुत सारी एबिलिटीज से रिच है, हम उसे और एनरिच करेंगे क्योंकि वो तो अच्छा कर सकता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है किसी काम को अच्छा करने की, तो हम उसको शार्प करेंगे। कैसे करेंगे? जब हम उस बच्चे को और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देंगे, चैलेंजेस देंगे, स्पेशल एक्टिविटीज अरेंज करेंगे। और जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो मेरे माइंड में बहुत सारे बच्चों के फ्लैशेस आ रहे हैं जो कभी छोटे थे, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से टीचिंग की फील्ड में हूँ। 2008 से मैं टीचिंग कर रही हूँ, तो मुझे याद आते हैं शुरुआत से वो बच्चे जो क्लास में इतने एक्टिव हुआ करते थे। मैं अपनी मैथ्स की क्लासेस में ऐसे बच्चों को डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देती थी। जो बच्चे पहले सब कुछ करके बैठ जाते थे, ये वही बच्चे होते थे मेरी क्लास के एक्सेप्शनल बच्चे। उनको मैं ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन देती थी कि वो थोड़ा अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को और शार्प करें। कुछ तो ऐसे होते थे वो भी कर लेते थे, तो बहुत मजा आता था, क्योंकि ऐसे बच्चों को मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशंस होते हैं उन पे बहुत हाई देखने को मिलता है ऐसे बच्चे। और वो सभी में अच्छा करते हैं ऐसा नहीं है, पर कुछ ना कुछ उनका स्पेसिफिक तो होता ही है। अब ऐसे में टीचर का क्या रोल होता है? टीचर को भी बच्चे की तरह एक्टिव होना जरूरी है। अगर ऐसे बच्चों को ऐसा टीचर मिल जाए जो बच्चे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो बच्चा जो है वो टीचर को भी पसंद नहीं करता। तो टीचर को बहुत ज्यादा रिसोर्स मटेरियल, रेफरेंस बुक्स, इन सब का यूज करना आना चाहिए। अपने जो टीचर हैं उनको अपने बच्चों को एक्सप्रेस होने देने का मौका देना चाहिए, अपनी बातों को कह सकें। कुछ भी एक साथ रिसर्च करिए सब्जेक्ट्स पे तो वो बताने दिया जाए, सो सॉरी तो वो उनको बताने दिया जाए। जैसे बच्चे के पास कभी कभी ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज होती है जो कई बार टीचर को नहीं पता होती, उस बच्चे का एक्सपीरियंस हो सकता है, उसे कहीं से पता चली होगी, तो उस बच्चे को सामने लाया जाए और वो बात बताई जाने दी जाए और उसके साथ वो डिस्कशन भी किया जाए। तो बच्चे को अच्छा लगता है कि हाँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा जान रहा हूँ तो मेरी बात को भी वैल्यू मिल रही है, बच्चा भी खुश होता है, बूस्टअप होता है। डाइवर्जेंट थिंकर शुड बी अलाउड टू स्पीक एंड ऐड टू द क्लास डिस्कशन। जो बात मैंने अभी कही वो यहाँ भी जस्टिफाई होती है। गेस्ट स्पीकर्स को भी बुलाया जाना चाहिए जिससे कि बच्चों को और भी ज्यादा इंटरेस्ट आए। ऐसे बच्चों को एक्स्ट्रा जानने की बहुत वो रहता है, इंटरेस्ट रहता है। प्रेज करें, एनकरेज करें, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दें। स्टूडेंट्स को एडवांस क्लासेस के लिए भी अलाउ करें। जब वो सब्जेक्ट उसके इंटरेस्ट का है तो उसको और एक्स्ट्रा चीजें आप करा सकते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया। रीडिंग मटेरियल्स को पढ़ने के लिए ज्यादा चीज को दें और किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें। ट्रेनिंग दे आर्टिस्टिक टैलेंट की, जो भी चीज बच्चा अच्छा कर रहा है, जरा भी लग रहा है कि और अच्छा कर सकता है, उसको और आगे बढ़ाया जाए। Ensure that the gifted and talented student has a firm grasp to the core material। बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बच्चे कर पाएंगे। आते हैं इसके मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक ही है, यस यही छोटा सा टॉपिक है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आप जनरल भी जानते हैं, इंटीग्रेट होना मतलब एक साथ होना, इंटीग्रेशन जिसे कहते हैं। इंटीग्रेशन का मेथड जो होता है ये हमने पढ़ा भी है अभी, आप इसको अलग से टर्मिनोलॉजी ही जानने आए हैं केवल यहाँ पे, आप ऑलरेडी जानते हैं इंटीग्रेशन क्या है। जहां पर नॉर्मल स्टूडेंट्स और हमारे एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को एक साथ रख के पढ़ाया जाए, एक साथ चीजों में इन्वॉल्व किया जाए, जिससे हमारे नॉर्मल बच्चे जाने कि अगर किसी तरीके का बच्चे के साथ में कोई भी इश्यू है, डिसऑर्डर है, डिके है, किसी भी तरीके की डेफिशिएंसी है, तो वो उसको रेस्पेक्ट करना सीखें। वो भी जाने कि जो बच्चे हैं वो अगर किसी तरीके से कम है तो हमें उनके टुवर्ड्स कैसे काइंड होना है। मॉरल वैल्यूज भी डेवलप होते हैं, नॉलेज भी बढ़ती है। और जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी तरीके की डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं, वो नॉर्मल बच्चों के साथ में रहकर चीजों को थोड़ा उनकी हेल्प से भी अच्छे से कर पाए। तो इंटीग्रेशन यही है कि इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द चिल्ड्रन बाय इक्वलाइजिंग एंड मेन स्ट्रीम, दस इंक्रीडिंग द पेन कॉज्ड बाय एक्सक्लूजन। उन्हें ये फील ना हो कि उनको किसी चीज से एक्सक्लूड कर दिया गया है, यही इंटीग्रेशन है और कुछ और है नहीं। बाकी आप रीड कर लीजिएगा। और इसी के साथ में
ये कोई ऐसा अलग से पूछा नहीं जाता है। बाकी ये जो है आप यहाँ से अगर चाहें तो एक बार रीडिंग कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। जब आप सारा पढ़ चुके होते हैं ना, तो यूनिट एंड में जो समरी होती है उसे पढ़ने में भी मजा आता है, फिर लगता है हम ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। तो ये काम आपको करना चाहिए खुद से। वैसे मैं आपको कहती हूँ कि आप इसे पढ़िए। तो ये थी हमारी आज का ब्लॉक 2 की लास्ट यूनिट, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारा ब्लॉक 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम ब्लॉक 3 शुरू करेंगे। वहां अब हम इस बहुत दिनों से 6 टू 11 ईयर्स के बच्चों के बीच घूम रहे थे, अब हम इनको बाय बाय टाटा करके अगली सीरीज में पहुंचेंगे, जहां हम एडोलेसेंट से मिलेंगे। और अब उसमें भी आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग अभी बहुत यंग अडल्ट होंगे, तो अभी भी आपका एडोलेसेंट काफी ज्यादा पीछे नहीं छूटा होगा। मेरे ख्याल से आप लोग कॉलेज लाइफ भी बहुत सारे ऐसे जी रहे होंगे। तो मजा आएगा आपको पढ़ के। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, पढ़ते रहिए। बाय बाय।